Hello student, today we are studying about the chemical properties of haloalkane। पिछले क्लास या वीडियो में हम लोगों ने जो है प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएरिन्स पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। इसके बाद आज हम लोग टुडे स्टडी करेंगे आज वो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन्स। हैलोएल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पहले केस ये है कि माइंड में ये भी याद रखना है कि जैसे जितने भी टाइप्स के कंपाउंड्स हैं, जैसे हमारा एल्किल हैलाइड हो गया, एल्कीन हो गया, एल्केन हो गया, एल्काइन हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड कीटोन हो गया, एसिड्स हो गए। तो हर किसी ग्रुप के कंपाउंड्स का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन होता है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन का मतलब है कि अगर पर्टिकुलर उस ग्रुप की बात करें तो वो ग्रुप उस तरह के रिएक्शन मैक्सिमम शो करता है। ठीक है, तो हर किसी का, जैसे अगर हम आपस में बात कर लें, अपनी चीजों को बात कर लें, तो हर किसी का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है। आपका अपना कैरेक्टरिस्टिक होगा, आपके भाई का अपना जो है कैरेक्टर होगा, आपके दोस्तों का अलग कैरेक्टर होगा। मतलब हर किसी का एक अपना रिप्रेजेंटेशन है, हर किसी का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है, उसका वो नेचर है। उसी तरह से जो है एल्किल हैलाइड, ये जो हैलोएल्केन्स है, इनका भी जो रिएक्शन करने का जो तरीका होता है, इनका भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। वो उसी तरह के रिएक्शंस जो है शो करते हैं। तो जनरली इनका जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरली जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इनका जो है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे R लेते हैं, यहाँ पे Cl लेते हैं, RCl लेते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि चेंज करना। जैसे यहाँ पे कोई हम जो है दूसरा ग्रुप ले लेते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल माइनस पार्ट, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ये क्लोरीन को रिलीज करेगा। क्यों? इसको न्यूक्लियोफाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्लोरीन जो होता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ये हमारा पार्शियल नेगेटिव होगा। क्योंकि क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस पर ऑटोमेटिक पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव होगा, और जब इस पर नेगेटिव होगा तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव होगा। और पार्शियल पॉजिटिव इन द सेंस क्या? न्यूक्लियस, प्रोटॉन। तो जब इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो इस पर अटैक करने वाला कौन रहेगा? ऑटोमेटिक हमारा माइनस चार्ज होगा। तो ये माइनस कहां पे अटैक कर रहा है? प्लस पे, मतलब न्यूक्लियस पे अटैक कर रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। और सब्स्टिट्यूशन इसलिए बोलते हैं कि ये यहाँ पे आता है, क्लोरीन बाहर निकलता है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक एंट्री करता है, दूसरा बाहर निकलता है। जैसे क्रिकेट होता है या कोई गेम होता है तो कहते हैं ना कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर जा रहा है। तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर का मतलब क्या है कि अगर वो एंट्री करेगा तो दूसरे को हमको निकालना पड़ेगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि ये जो ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा, क्लोरीन हमारा बाहर जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो अगर हम जो है इसकी बात करें, हैलोएल्केन की बात करें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जनरली जो है दो रिप्रेजेंट करेगा, दो प्रकार का करेगा। कौन करेगा? एक SN1 और दूसरा होता है SN2। ये दो तरह के रिएक्शंस रिप्रेजेंट कर रहा होता है, SN1 और SN2। हम लोग स्टेप बाय स्टेप दोनों को कवर कर रहे होंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग SN2 की बात करते हैं, तो अगर हम SN2 की बात करें तो इसे हम लिखते क्या हैं? देखिए, जब लिखते हैं तो हम ऊपर से चलते हैं। ये दो है तो हम इसे बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर। क्या बोलेंगे? बाई मॉलिक्यूलर। मतलब दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। बाई मॉलिक्यूलर, N मींस न्यूक्लियोफिलिक, और S मींस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन का मतलब है, इसको जब हम बोलते हैं तो हम जस्ट रिवर्स लिखते हैं। 2 का मतलब बायोमॉलिक्यूलर, N मींस न्यूक्लियोफिलिक और S मींस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हमारा SN2 रिएक्शन हुआ। और SN2 रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सिंपली इसमें क्या होता है कि जो एल्किल क्लोराइड होता है, सपोज करिए हम यहाँ पे CH3Cl मेथिल क्लोराइड लेते हैं, CH3Cl, और इसका हम NaOH से रिएक्शन करा देते हैं। NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो सिंपली क्या होगा, यहाँ से ये मेटल है और ये नॉन मेटल, ये दोनों एक साथ चले जाएंगे।
NaCl बन जाएगा, OH ग्रुप हमारा यहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3OH प्लस यहाँ पे बन जाएगा आपका NaCl। ये तो सिंपल है, ऐसे हम जो प्रोडक्ट बना लेते हैं कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, दोनों एक साथ चले जाएंगे, OH हमारा यहाँ चला जाएगा, CH3OH बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। देखने में तो बहुत सिंपल रिएक्शन लग रहा है, लेकिन जितना सिंपल दिख रहा है उतना ही ये कॉम्प्लिकेटेड है। होता क्या है, देखो होता क्या है कि अगर हम CH3Cl है तो CH3Cl को अगर हम इस तरह से लिखें CCl, यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं H और यहाँ पे H है, ये CH3Cl है। और यहाँ पे अगर NaOH है तो NaOH हमारा जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये हमारा ब्रेक करता है Na++OH- में। तो यहाँ पे देखो यहाँ क्या जुड़ा है, OH, यहाँ OH जुड़ा है, इसका मतलब जो अटैकिंग रिएजेंट होगा वो क्या होगा, OH- होगा। तो इसका मतलब रिएक्शन हमको किससे कराना है, OH- से कराना है। क्लियर है, यहाँ देखने में तो NaOH हो गया तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जुड़ कौन सा रहा है, OH। इसका मतलब OH यहाँ पे अटैक किया होगा तभी रिएक्शन हुआ होगा, इसका मतलब हमको OH- से अटैक कराना है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये OH- आएगा अटैक करने के लिए तो देखो होगा क्या, हम इस रिएक्शन को रफ करते हैं, देखिए चलो अच्छा उसको ऐसे ही रखने देते हैं। अब देखो क्या होगा, अब OH- कहाँ पे अटैक कर रहा है, इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा तो होगा क्या, देखो फ्रंट से अगर अटैक करेगा तो फ्रंट से अटैक करेगा तो यहाँ पे देखो क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर बचा है। क्लोरीन का आउटर साइड में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब एक शेयर कर लिया, बचा 6, तो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये 3 लोन पेयर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, माइनस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है। तो जब ये फ्रंट से अटैक करेगा तो क्लोरीन बोलेगा कि आओ हम सामने बैठे हुए हैं, देखते हैं कैसे अटैक करते हो। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगेगा, और जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगेगा तो ये OH यहाँ पे अटैक ही नहीं कर पाएगा सामने से, ये सामने से अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इस पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो पॉसिबल ही नहीं कि ये सामने से अटैक करे। अब OH कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे अटके हो तो हम क्या करेंगे, बैक साइड से अटैक करेंगे। और जब ये बैक साइड जाएगा तो इसका एक अपना साइज होगा, जब साइज होगा तो देखो अगर ये बैक साइड आया तो यहाँ पे OH- होगा। अब देखो क्या होगा, जब ये इस पर अटैक करेगा तो इसका साइज होगा, तो इसको क्या करेगा, इसको इधर धक्का मारेगा, इसको इधर ना पुश करेगा और इसको इधर पुश करेगा। ये OH जब अप्रोच करेगा तो इसकी अपनी साइज के कारण H को इधर पुश करेगा, ढकेलेगा, इस H को इधर पुश करेगा, और फाइनली क्या होगा, ये OH यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होता है। एट ए टाइम OH यहां से जुड़ रहा होता है, Cl यहां से निकल रहा होता है। OH यहां से जुड़ रहा होता है, Cl निकल रहा होता है, मतलब ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं। एक तरफ से बॉन्ड जुड़ रहा होगा, दूसरे से तरफ से बॉन्ड ब्रेक कर रहा होगा, तो होगा का इसका जो स्ट्रक्चर जनरेट होता है क्या बनेगा, देखो यहां से OH जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है, और यहां से Cl निकल रहा है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन को पुश करेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाता है, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट ये बन जाता है, ट्रांजिशन स्टेट, सॉरी स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब ये ट्रांजिशन स्टेट आ गया, तो ट्रांजिशन स्टेट का मतलब देखो ये ट्रांजिशन स्टेट में एट ए टाइम दोनों मॉलिक्यूल जुड़े हैं। कौन कौन, यहाँ पे Cl भी है और OH भी है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर। ये जो बाई मॉलिक्यूलर टर्म यूज होता है इसलिए होता है कि एट ए टाइम दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं। तो यहाँ पे आपका Cl भी ऐड है, यहाँ से OH भी ऐड है, इसीलिए हम बोलते हैं इसे बाई मॉलिक्यूलर। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, अब क्या करेगा, OH पूरा का पूरा इससे अटैच होगा, क्लोरीन सीधे सीधे निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्दर होता है, OH जब इसको अप्रोच करेगा तो OH यहाँ जुड़ेगा, तो इस हाइड्रोजन को इधर और पुश करेगा, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आता है फाइनली क्या बन जाता है, देखिए O यहाँ OH हो जाएगा, C। अब ये जो हाइड्रोजन होगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, और Cl- यहाँ निकल जाएगा। अब जो Cl- यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया था, Na+Cl तो OH- को हमने यहाँ यूज कर लिया, तो Na+ बचा है, Na+ और Cl- NaCl बन जाएगा। हाँ अब देखो यहाँ पे ये जो OH है ये देखो इस तरह से है, और यहाँ पे जो OH था ये देखो इस तरह से है।
तो कहीं ना कहीं ये जो डायरेक्शन है इसका देखो रिवर्स हो रहा है, छाता की तरफ पलट गया ना, ऐसे पहले ऐसे था और फाइनली ये ऐसे हो गया, हाँ इन्वर्ट कर गया, इन्वर्जन हो गया। पहले देखो OH ऐसे था, अब क्या हुआ ऐसे हो गया। तो ये जो इन्वर्जन होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, वार्डेन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, वार्डेन इन्वर्जन, इन्वर्जन। और इसको हम लोग अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं, ठीक है, ये दोनों बोलते हैं। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है SN2 का कि केवल यही एक ऐसा रिएक्शन है जहां पे कॉन्फ़िगरेशन रिवर्ट होता है, मतलब इन्वर्ट कर जाता है, ठीक है, छाता की तरफ पलट जाता है। इसको, इस इन्वर्जन को हम बोलते हैं वार्डेन इन्वर्जन। ध्यान में रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर आता है कि इन विच कॉन्फ़िगरेशन वार्डेन इन्वर्जन आर अकर, ठीक है। तो इस तरह से, या इन विच रिएक्शन या वार्डेन इन्वर्जन इन अकर, या इस तरह से पूछेगा SN1 SN2 SN3, इस तरह से देगा E1 E2 और पूछेगा कि इन विच वार्डेन इन्वर्जन इन अकर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो सिंपली आपको SN2 का मतलब है कि अभी देखो इसको बाइमॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं। बाइमॉलिक्यूलर का मतलब है कि देखो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं रहेगा तो क्या ये बनेगा, नहीं बनेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो क्या ये बनेगा, नहीं बनेगा। मतलब इस ट्रांजिशन स्टेट को बनने के लिए हमको दोनों का दोनों जरूरत है। और जब दोनों का दोनों जरूरत है, इसका मतलब जो रेट होगा रिएक्शन का वो किस पे डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा। अगर ये नहीं रहेगा तब भी नहीं बनेगा, अगर ये नहीं रहेगा तब भी नहीं बनेगा। इसका मतलब रिएक्शन के लिए कहीं ना कहीं हमारे दोनों इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं SN2 का, SN2 का जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो क्या होता है, R इक्वल टू K, इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा तो क्या लिखेंगे CH3Cl, और इसके भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब OH। तो अब देखो अगर काइनेटिक्स की बात करें तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, इनका पावर होता है। तो इनका पावर क्या है 1, इसका पावर क्या है 1, तो 1 1 कितना हो गया 2। इसका मतलब SN2 रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, जो अभिक्रिया की कोटि होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा SN2 जो होता है, SN2 जो होता है बाइमॉलिक्यूलर होता है, इसमें 2 मॉलिक्यूल एट ए टाइम पार्टिसिपेट करते हैं। इनका जो रेट होता है वो दोनों मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, और इनकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होते हैं वो 2 होते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये पूछता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछता है, वार्डेन इन्वर्जन पूछता है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी पूछती है। तो ध्यान में रखिएगा 2 मतलब बाइमॉलिक्यूलर, और बाइमॉलिक्यूलर का मतलब हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गया, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है। तो ये हमारा था SN2 रिएक्शन, ठीक है। अब अगर मान लीजिए सपोज करिए इस SN2, ये जो CH3Cl है, तो इस CH3 को हम जो है और बहुत बड़ा ग्रुप ले लेते हैं, बड़ा ग्रुप ले लेते हैं। तो SN2 आई थिंक मुझे नहीं, मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। SN2 CH3Cl NaOH, CH3Cl पे OH अटैक कर रहा होगा, एट ए टाइम OH जुड़ रहा होगा, क्लोरीन निकल रहा होगा, ट्रांजिशन स्टेट जनरेट करेगा, फिर क्लोरीन निकल जाएगा, OH यहां जुड़ेगा, ये इन्वर्जन हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं वार्डेन इन्वर्जन, और ये अम्ब्रेला इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। और इसके अभी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, जो कि कंसंट्रेशन, दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा रेट, इसलिए इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, SN2 रिएक्शन। अब अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा, देखिए अगर हम SN1 की बात करते हैं, SN1, इसका मतलब 1 है तो यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर हो गया। नियन मीन्स न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। यस मीन्स सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, ये हो गया। SN1 को हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब है कि क्या होगा, देखिए CH3 और यहाँ पे है Cl है, और इसका हम NaOH से रिएक्शन कराते हैं। तो NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, यहाँ से NaCl निकल जाता है, OH ग्रुप जुड़ जाता है,
तो यहाँ बन जाता है आपका CH3 यहाँ OH बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा NaCl, ये बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम SN2 SN1 रिएक्शन फॉलो करते हैं तो ये जो रिएक्शन है हमारा, अगर इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो देखो क्या होता है। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा Cl है और यहाँ पे OH माइनस अटैक करेगा। तो जब OH माइनस अटैक करेगा तो देखो क्या होगा, इस क्लोरीन के पास लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3, तो फ्रंट से तो अटैक नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगेगा। जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगेगा तो ये पहले तो जब OH अटैक करेगा तो क्लोरीन कहेगा कि आओ हम तो सामने बैठे हैं, देखते हैं कैसे जाते हो, तो सामने से तो अटैक नहीं कर पाएगा। अब क्या करेगा, जब ये पीछे से जाएगा तो ये CH3 बोलेगा कि आओ इधर हम भी बैठे हैं। क्यों बैठे हैं, क्योंकि इनकी साइज बहुत बड़ी बड़ी है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे क्या था, C, यहाँ पे H था, यहाँ H था, यहाँ H था और यहाँ Cl था। तो यहाँ हाइड्रोजन केवल था, हाइड्रोजन बहुत छोटा है, हाइड्रोजन बहुत छोटा है, केवल एक हाइड्रोजन था। तब ये OH क्या करता था, पीछे से अटैक कर दे रहा था। लेकिन यहाँ पे जो CH3 है, CH3 का देखा जाए तो यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, ये इतना बड़ा साइज है और ये 3 CH3 है। तो ये भाई इसको पीछे से अटैक करने के लिए जगह चाहिए ना, स्पेस चाहिए ना। अब स्पेस है नहीं, जब स्पेस है नहीं तो यहाँ पे जा कैसे पाएगा। तो जब ये पीछे से भी नहीं अटैक कर पा रहा है, आगे से भी अटैक नहीं कर पा रहा है, तो OH कहेगा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम बैठ के इंतजार करेंगे, देखते हैं कब तक तुम नहीं निकलते हो। कहने का सेंस यह है कि अब न OH फ्रंट से अटैक कर पा रहा है, न बैक से अटैक कर पा रहा है। तो इसका मतलब इस OH का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अभी, ये OH का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि जब ये अटैक नहीं कर पाएगा तो फिर करेगा क्या। अब ये करेगा क्या, बैठ के इंतजार करेगा। इंतजार कब तक करेगा, अब देखो कब तक करेगा, देखो तब तक करेगा। देखो क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिससे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन और क्लोरीन को एक साथ रखते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो देखो उसको देने के लिए क्या है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3। इनका नेचर है क्या, इलेक्ट्रॉन देना, इनका नेचर है इलेक्ट्रॉन देना और क्लोरीन का नेचर है इलेक्ट्रॉन लेना। तो ये जब तीनों दे रहे हैं तो इजीली लेके निकल जाएगा और जैसे ही ये इजीली लेके निकलेगा आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो CH3 है, यहाँ C है, यहाँ CH3 है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ से आपने क्या निकाला, Cl माइनस निकाल दिया, Cl माइनस हमने निकाल दिया और जैसे ये Cl माइनस निकला यहाँ पे प्लस आ गया और प्लस जैसे ही आया OH खुश, OH एकदम मस्त हो जाएगा, खुश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Cl था तो OH बेचारा नहीं अटैक कर पा रहा था। अब वो इंतजार कर रहा है बैठ के कि देखते हैं Cl कब तक नहीं निकलेगा और जैसे ही ये Cl निकला यहाँ प्लस आया OH खुश हो गया। अब ये OH क्या करेगा, सामने से अटैक करेगा। अब सामने से अटैक करेगा तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3 बन जाएगा, यहाँ CH3 बन जाएगा, यहाँ पे CH3 बन गया और यहाँ पे आपका OH ग्रुप हो गया। अब ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। इसका मतलब क्या है कि देखो एक समय में यहाँ पे OH अटैक नहीं कर पा रहा था, OH अटैक नहीं कर पा रहा था तो ये हमारा था और जब ये बना तब OH अटैक किया। इसका मतलब क्या है कि जब तक ये नहीं बनेगा OH का कोई मतलब नहीं है रिएक्शन में। जब तक ये प्लस नहीं बनेगा, ये प्लस नहीं बनेगा, कार्बोकैटायन इसे बोलते हैं कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। जब किसी कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाता है तो हम उसे कार्बोकैटायन बोलते हैं। तो जब तक ये कार्बोकैटायन नहीं बनेगा इस OH का कोई यूज नहीं है। तो चाहे जितना OH ले लो, चाहे पूरा बाल्टी भर के ले लो, चाहे कितना ड्रम भर के ले लो, इस OH का जब यूज है ही नहीं तो उस OH से कोई मतलब नहीं है, उसके कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। मतलब तो इससे है ये जितना लोगे उतना ये बनेगा, उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब कि जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, OH पे नहीं कर रहा है, हमको हमारा एल्किल हैलाइड पे कर रहा है। तो एल्किल हैलाइड जितना रहेगा उतना प्लस बनेगा और जितना प्लस बनेगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा।
OH चाहे जितना रहे क्या फर्क पड़ता है, जितना ये रहेगा उतने ही ना जुड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मान लो यहाँ पे 5 है, ये 5 बनेगा है, ये 100 रहे तो क्या फर्क पड़ता है, बनेगा तो 5 ही, बाकी 99 जो है 95 खराब हो जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे जो रेट डिपेंड कर रहा है वो केवल केवल एल्किल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जो रेट होगा दिस इक्वल टू के RCl हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केवल RCl। अब यहाँ पे OH नहीं आएगा तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, ऑर्डर क्या हो गया 1, इसका पावर 1 है तो ऑर्डर 1 हो गया। इसका मतलब है क्या है SN1 का ऑर्डर जो होता है 1 होता है, रेट हमारा ये होता है, और ये इसमें ट्रांजिशन स्टेट नहीं आती है, ट्रांजिशन स्टेट नहीं आती है। इसमें क्या बनता है, पहले कार्बोकैटायन बनेगा फिर ये न्यूक्लियोफाइल ये बनेगा। इसका मतलब है यहाँ पे 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, इससे ये बन रहा है जिसे हम बोलते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, पहला स्टेप कार्बोकैटायन। और दूसरा स्टेप क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये बन जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि जो SN1 है, SN1 में क्या होगा, 2 स्टेप प्रोसेस है। SN1 2 स्टेप प्रोसेस है। 2 स्टेप का मतलब पहले कार्बोकैटायन बनेगा फिर ये अटैक करेगा, पहले कार्बोकैटायन बनेगा फिर ये अटैक करेगा। इसका मतलब 2 प्रोसेस है, पहले दिस फिर दिस, 2 स्टेप प्रोसेस। और SN2 क्या था, 1 स्टेप प्रोसेस, मतलब एक ही बार OH जुड़ रहा है Cl निकल रहा है। SN2 में क्या था, 1 स्टेप था, OH जुड़ रहा है Cl निकल रहा है, ये 1 स्टेप था। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले कार्बोकैटायन बन रहा है फिर ये अटैक कर रहा है, 2 स्टेप प्रोसेस। तो SN1 हमारा 2 स्टेप प्रोसेस होता है, इसका जो रेट होता है ये होता है, और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा SN1 और SN2 हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको कंपाउंड दे दिया जाता है और पूछता है कि राइट द ऑर्डर ऑफ SN1 और SN2, मतलब आपको कंपाउंड दे देगा, पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ SN2 क्या होगा, ऑर्डर ऑफ SN1 क्या होगा, वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा, देखो यहाँ पे ब्रांच है, 3 ब्रांच है, तब हमारा SN1 था, और ब्रांच नहीं था तो SN2 था। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आप ब्रांच बढ़ाओगे वैसे वैसे SN1 के जो रेट होगा वो बढ़ता जाएगा। ब्रांच बढ़ाओगे SN1 बढ़ेगा, ब्रांच घटाओगे SN2 बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहला केस हम अल्फा ब्रांचिंग बढ़ाते हैं, तब फर्स्ट केस अल्फा ब्रांचिंग, अगर हम अल्फा ब्रांचिंग बढ़ाएं तब क्या होगा, देखो जैसे मान लो यहाँ पे CH3Cl है, तो इस क्लोरीन के लिए ये हमारा अल्फा कार्बन होगा, और इस अल्फा कार्बन पे हम CH3 ग्रुप करते हैं। हमने क्या किया, CH3 CH2 का हो जाएगा, ये Cl कर दिया, ये हमारा देखो अल्फा पोजीशन था, एक हाइड्रोजन हटा के हमने CH3 ग्रुप कर दिया। अब फिर एक हाइड्रोजन हटा दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH हो जाएगा, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ Cl हो गया। अब तीसरा ये भी हाइड्रोजन हटा दो तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Cl होगा। देखो SN2 और SN1 हम दोनों लिख रहे हैं। SN2 का मतलब क्या होना चाहिए, पीछे से अटैक करना चाहिए, तो पीछे से अटैक करने का मतलब देखो यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप और बढ़ गया, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप बढ़ गया, यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप बढ़ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे केवल और केवल हाइड्रोजन था, तो पीछे से अटैक करने की टेंडेंसी यहाँ पे अधिक है। यहाँ पे एक CH3 ग्रुप बढ़ गया, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन हटा के CH3 ग्रुप लगा दिया, तो एक बल्कियर ग्रुप आ गया। एक बल्कियर ग्रुप जब आएगा तो पीछे से अटैक करने की टेंडेंसी घटेगी, यहाँ 2 आ गया, और टेंडेंसी घटेगी, यहाँ 3 आ गया, और पीछे से टेंडेंसी घटेगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसे फर्स्ट ले लें, इसे हम सेकंड ले लें, इसे हम थर्ड लें और इसे हम फोर्थ लें, तो हमारा SN2 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, SN2 का ऑर्डर फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन थर्ड ग्रेटर देन फोर्थ हो जाएगा। और SN1 का क्या हो जाएगा, इसी का रिवर्स हो जाएगा, जो SN2 है जिसमें हाई होगा SN1 हमारा कम होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑर्डर, ये रिवर्स कर दो, फर्स्ट लेस देन सेकंड लेस देन थर्ड लेस देन फोर्थ, मतलब फोर्थ का सबसे अधिक SN1 होगा, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अल्फा ब्रांचिंग का होगा। अगर हम बीटा ब्रांचिंग कर दें, बीटा ब्रांचिंग का मतलब क्या है, अल्फा ब्रांचिंग क्लियर हुआ,
मतलब अल्फा ब्रांचिंग का मतलब अल्फा पोजीशन पे जैसे जैसे आप ब्रांच बढ़ाओगे SN2 कम होगा, SN1 बढ़ेगा। क्यों SN2 कम क्यों होगा? क्योंकि बल्कियर ग्रुप बढ़ेगा, स्टेरिक टेंडेंसी लगेगा तो पीछे से अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो SN2 के लिए पीछे से अटैक करता है, तो पीछे जितना बड़ा ग्रुप कम करेगा, पीछे जितना ज्यादा ग्रुप SN1 करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये अल्फा ब्रांचिंग की बात हुई। अगर हम बीटा ब्रांचिंग की बात करें तब क्या होगा? देखो, अगर बीटा ब्रांचिंग की बात करें तब क्या होगा? बीटा ब्रांचिंग का मतलब देखो यहाँ पे CH3 CH2 Cl ये है, तो ये अल्फा हो गया, हमारा बीटा हो गया। ठीक, अब बीटा पे ब्रांच कर दो, यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ CH2 हो गया, यहाँ CH2 हो गया, यहाँ Cl हो गया। फिर क्या करो, यहाँ से और एक ब्रांच बढ़ाओ, CH3 CH CH3 है ना, यहाँ पे CH3 कर दो, यहाँ पे CH2 Cl। अब यहाँ पे एक और ब्रांच है, दो होगा ना, हाँ ये, और एक ब्रांच और बढ़ा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 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 और यहाँ पे CH2 Cl। अब देखो, अगर बीटा ब्रांचिंग कर दो तो बीटा ब्रांचिंग करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे अगर इस पोजीशन की बात करें हम, तो देखो यहाँ पे दो 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 ये दो हाइड्रोजन है, और यहाँ पे देखोगे तो देखो CH2 हो गया, यहाँ Cl है ना, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे C है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इस पोजीशन पे 3 हाइड्रोजन है, तो जो CH बॉन्ड होता है वो कितना होता है हमारा? 1.1 एंगस्ट्रॉम होता है, 1.1 एंगस्ट्रॉम होता है, और कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है ये होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब कि अगर हम कार्बन कार्बन ला देते हैं तो दूरी बढ़ जाएगी, अगर कार्बन हाइड्रोजन है तो दूरी कम है। इसका मतलब यहाँ पे तो ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, इट्स ओके, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन कार्बन ले रहे हो, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन हमारा अटैच है, 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों का तीनों इस कार्बन के क्लोज होगा। लेकिन इसके केस में देखो, इसके केस में यहाँ पे तीनों का तीनों हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पे हमारा 2 हाइड्रोजन हुआ, और यहाँ पे एक हमारा CH3 ग्रुप हो गया। तो CH3 ग्रुप का मतलब क्या होगा? 2 हाइड्रोजन तो हुआ, लेकिन एक हमारा कार्बन आ गया। तो यहाँ पे देखो तीनों का तीनों हाइड्रोजन था, तीनों की डिस्टेंस इतना है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों का डिस्टेंस तो सेम है इन दोनों के, लेकिन यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन का है इसका डिस्टेंस इतना है, और एक कार्बन आ जाने की वजह से 1.54 हो गया। इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ गया, और जब डिस्टेंस बढ़ा तो थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा इसको पीछे से अटैक करने के लिए। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, अब 2 कार्बन और आ गए, इसका मतलब यहाँ पे स्पेस और मिलेगा। यहाँ पे देखो 3 कार्बन हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे स्पेस और अधिक मिलेगा पीछे से अटैक करने के। इस पोजीशन पे पीछे से अटैक करने के लिए क्या है? यहाँ पे देखो तीनों का तीनों हाइड्रोजन था, 1.1 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है 1.1 का, दूसरा तीसरा है 1.54 का। इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ा तो स्पेस मिल जाएगा इसको। यहाँ पे 2 कार्बन हो गए, इसका मतलब 2 1.54 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे स्पेस थोड़ा और मिलेगा। यहाँ पे 3 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे स्पेस और मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर हम SN2 की बात करें, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये हमारा फोर्थ है। तो SN2 की बात करें तो फोर्थ हमारा सबसे अधिक होगा, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। इसका मतलब है कि बीटा ब्रांचिंग, अल्फा ब्रांचिंग SN1 को प्रमोट करेगा, बीटा ब्रांचिंग SN2 को प्रमोट करेगा। ठीक है, ये माइंड में रखिएगा, हमेशा पूछता है क्वेश्चन। अगर अल्फा ब्रांचिंग करते हैं तो SN1 बढ़ेगा, अगर बीटा ब्रांचिंग करेंगे तो SN2 बढ़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, SN2 बीटा ब्रांचिंग का करने का मतलब कि कार्बन कार्बन चेन आएगा, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पेस मिल जाएगा। तो ये माइंड में हमेशा रखिएगा कि अगर हमारा बीटा ब्रांचिंग है तो SN2 बढ़ेगा, अगर अल्फा ब्रांचिंग है तो SN1 बढ़ेगा। ये है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम अल्फा पोजीशन बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन ला दें, बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन का मतलब डबल बॉन्ड लगा दें, जैसे यहाँ पे अल्फा अनसैचुरेशन ले लीजिए, अल्फा अनसैचुरेशन,
अल्फा अनसैचुरेशन। पहले हम अल्फा अनसैचुरेशन ले लेते हैं। तो अल्फा अनसैचुरेशन का मतलब है कि जैसे यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे Cl है, एक मॉलिक्यूल Ca है और दूसरा मॉलिक्यूल हम क्या लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लेते हैं। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे Cl हो गया, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट है, ये सेकेंड है। तो पहला केस क्या है, देखो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर हम रेजोनेंस की बात करें, रेजोनेंस की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे देखो लोन पेयर है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो जब लोन पेयर डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आता है तो हमारा रेजोनेंस करता है। रेजोनेंस करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर डबल बॉन्ड बनाएगा और दो डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रहेगा तो ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे CH2 माइनस आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड Cl प्लस आएगा ये। और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए तो यहाँ पे बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड Cl, और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनता है। और यहाँ पे पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस। तो ये देखो यहाँ पे हमारा क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो जब सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में आसानी होगी कि डबल बॉन्ड को तोड़ने में आसानी होगी, तो सिंगल बॉन्ड इजीली ब्रेक करेगा, सिंगल बॉन्ड इजीली ब्रेक करेगा और डबल बॉन्ड हमारा इजीली ब्रेक नहीं करेगा। एक तो पहला कैसे हुआ, दूसरा मतलब इस तरह से बता सकते हो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा जिसकी वजह से Cl नहीं रिलीज करेगा। इसका मतलब ये ना SN1 देगा अच्छा, ना SN2 देगा, पहला केस। ना ही ये SN1 अच्छा सा देगा, ना SN2 देगा। तो SN1 अगर SN1 का ऑर्डर पूछें तब ये फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड होगा, और SN2 का भी पूछें तब भी ऑर्डर आपका यही होगा, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। ठीक है, ये दोनों के केस में, ये दोनों के केस में अगर अल्फा अनसैचुरेशन है तो SN1 भी घटेगा, SN2 भी घटेगा, दोनों घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। ठीक है, दूसरा केस ये भी है कि अगर क्लोरीन को यहाँ से निकाल दो, क्लोरीन को यहाँ से निकालोगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 प्लस बनेगा। और ये जो प्लस बनेगा तो यहाँ पे देखो ये हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, इंडक्टिव इफेक्ट आएगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा। ये स्टेबल है, इसका मतलब है कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है वो अपने आप को मोस्ट स्टेबल में ले जाता है। तो जब मोस्ट स्टेबल में ले जाएगा तो ये अधिक स्टेबल है, और अधिक स्टेबल का मतलब है कि ये इस फॉर्म में आना चाहेगा क्योंकि उस फॉर्म में वो स्टेबल है। तो ये क्लोरीन इजीली निकालना चाहेगा तो SN1 भी होगा, SN2 भी होगा, जो भी होगा राइट इसका। लेकिन यहाँ पे देखो अगर यहाँ क्लोरीन निकालते हो तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, प्लस। और कभी भी ये चीज हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे हमारा ये जो है इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पे हमारा ये sp हाइब्रिडाइज है। तो sp हाइब्रिडाइज इसका मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, तो यहाँ पे प्लस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक सिंपल सा ऐसे मान सकते हैं कि डबल बॉन्ड पे अगर प्लस आ गया तो वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, वो स्टेबल हो ही नहीं सकता। डबल बॉन्ड पे अगर प्लस चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड पे प्लस चार्ज है तो ये स्टेबल नहीं है। जब स्टेबल नहीं है तो क्या ये इसमें जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा, ये इसी रूप में रहना चाहेगा। तो ना ये SN1 देगा ना SN2 देगा। ठीक है, तो ये माइंड में रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको ट्विस्ट करता है, घुमाता है, आपको जो है दिमाग में तो हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तो यहाँ पे या तो आप डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा उसकी वजह से नहीं टूटेगा, या तो अगर प्लस आएगा ये अनस्टेबल होगा इसलिए ये इसमें नहीं जाता। तो यहाँ पे दोनों रीजन आप दे सकते हैं, माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि ये बोर्ड में नहीं आएगा आपको, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, नीट और IIT में क्वेश्चंस इस तरह से ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये माइंड में रखिएगा। ठीक, तो जब भी अल्फा अनसैचुरेशन लेंगे, ध्यान में रखिएगा, अल्फा अनसैचुरेशन लेंगे तो हमेशा SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन को डिक्रीज करेगा, दोनों करेगा। तो हमारा फर्स्ट हमेशा जो है हाई रहेगा सेकंड से, अल्फा अनसैचुरेशन का। लेकिन अगर हम बीटा अनसैचुरेशन करते तब क्या होगा, चलिए हम लोग बीटा अनसैचुरेशन की बात करते हैं। अगर हम बीटा अनसैचुरेशन की बात करें तब क्या होगा, बीटा अनसैचुरेशन। अभी हम SN1 SN2 की बात कर रहे हैं, इससे जो है ये मैंने कहा कि बीटा अनसैचुरेशन ये जो होते हैं मतलब SN1 SN2 ये हेलो एल्केन का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब बीटा अनसैचुरेशन की बात करें तो जैसे मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ पे Cl है।
तो ये हमारा अल्फा पोजीशन हुआ, ये हमारा बीटा पोजीशन हुआ, ये हमारा गामा पोजीशन हुआ, सॉरी अल्फा बीटा डेल्टा, ये डेल्टा पोजीशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सब सिंगल बॉन्डेड है, लेकिन अगर हम इस बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड ला दें तो क्या हो जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे Cl है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हमको क्लोरीन निकालना है, यहाँ से हमको क्लोरीन निकालना है, यहाँ से भी क्लोरीन निकालना है। देखो यहाँ पे क्लोरीन है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस नहीं करेगा, यहाँ पे इस क्लोरीन का लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होगा रेजोनेंस में। यहाँ पे सब सिंगल बॉन्डेड है, तो अब क्लोरीन को दोनों में से निकाल दो। जब क्लोरीन निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, तो देखो क्या हो जाएगा CH3 CH2, यहाँ पे CH2 प्लस हो गया, ये होगा। इसमें से निकाल दो, अगर यहाँ से क्लोरीन निकालते तो क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हमारा CH2 प्लस हो गया। अब जब CH2 प्लस आ गया तो यहाँ देखो क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस क्यों होगा, प्लस है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो ये प्लस जो है डबल बॉन्ड के कंजुगेशन में है। मतलब जब अल्टरनेशन आता है पाई बॉन्ड के रेफरेंस में, कौन कौन लोन पेयर आता है, माइनस चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है, तो ये सब हमारे रेजोनेंस शो करते हैं, इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो होगा कि देखो इस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, मतलब देखो ऐसे है, ये ऐसे है, जब इसको ऐसे घुमाओगे इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसका ए वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, देखो प्लस पे, देखो प्लस पे जा रहा है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन प्लस पे जाएगा तो प्लस खत्म, और यहाँ पे हमारा प्लस चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा CH2 प्लस, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, ये देखो आ गया। मतलब क्या हुआ, ये प्लस कभी यहाँ जंप करेगा तो कभी यहाँ जंप करेगा, कभी यहाँ जंप करेगा तो कभी यहाँ जंप करेगा, ये रेजोनेंस करता है। अब रेजोनेंस जो होता है वो सबसे अधिक स्टेबल होता है इन रेफरेंस टू यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के रिपेरेंस में रेजोनेंस हमारा अधिक स्टेबल है। तो अब देखो, अब बताओ ये क्लोरीन इजीली निकलेगा कि ये क्लोरीन इजीली निकलेगा, क्लोरीन कौन इजीली निकलेगा, ये इजीली निकल जाएगा। इजीली निकलने का मतलब ये इजीली प्लस बनाएगा, ये इजीली प्लस बनाएगा। क्यों प्लस बनाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये स्टेबल है इसीलिए ये क्लोरीन इजीली निकलेगा। यहाँ पे इसके रेफरेंस में स्टेबल कम है तो ये इजीली नहीं निकलेगा। इसका मतलब अगर हम SN2 की बात करें, SN1 और SN2, तो यहां से क्लोरीन इजीली निकल रहा है, तो इसको अगर हम सेकंड करते हैं, इसको हम फर्स्ट कर देते हैं, तो इजीली निकल रहा है क्योंकि ये अधिक स्टेबल है। ठीक है, अधिक स्टेबल होने की वजह से वो इजीली निकल रहा है। इसका मतलब है कि SN2 की अगर हम बात करें, SN1 की बात करें, तो पहले कार्बोकैटायन बनेगा, तो कार्बोकैटायन इसमें इजीली बनेगा। ठीक, तो ये हमारा SN1 की बात करेंगे तो सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट, और अगर SN2 की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, SN2 हमारा फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, ये होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। हाँ, एक कंडीशन है, ये SN2 का भी वही ऑर्डर होगा, सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट। इसमें ये होगा कि देखो यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो गया है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन है, तो कहीं ना कहीं हिंड्रेंस भी कम हो रहा है। स्टेबिलिटी तो बढ़ रही है, प्लस जितना अधिक आएगा इसी पे तो अटैक करने हैं, इसी पे तो अटैक करना है OH को, तो पहले तो यहाँ हिंड्रेंस कम होगा, दूसरा प्लस जितना अधिक होगा उतने अटैक करेगा। इसका मतलब है कि आपका SN1 और SN2 भी इसमें दोनों केस आएगा। जब भी मतलब बीटा अनसैचुरेशन बढ़ाओगे SN1 SN2 बढ़ेगा, जब अल्फा अनसैचुरेशन बढ़ाओगे SN1 SN2 घटेगा। ध्यान में रखना है, बीटा अनसैचुरेशन SN1 SN2 दोनों बढ़ेगा, और अल्फा अनसैचुरेशन में हम लोग देखे थे दोनों घट रहा था। तो ये छोटी छोटी चीजें माइंड में रखिएगा जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा SN1 और SN2 का एक पार्ट हो गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन रेफरेंस टू कॉम्पिटिटिव और इंटर 12th के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं कि एक्सप्लेन द SN2 रिएक्शन, एक्सप्लेन द SN1 रिएक्शन, ये सब चीजें आती हैं। ये तो हमारा जो है पर्टिकुलर 2 रिएक्शंस हो गए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय एल्कोक्सी ग्रुप, या हम सिंपली कर सकते हैं रिएक्शन विथ एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी इन द सेंस किसी मेटल से रिएक्शन हो जाए, जैसे सोडियम OCH3, सोडियम मेथॉक्साइड। ठीक है, सोडियम मेथॉक्साइड
CO2H5 सोडियम एथॉक्साइड ना। तो सोडियम ये एल्कोक्साइड का एल्कोक्साइड एल्कोक्सी मतलब क्या होगा एल्कोक्सी मेथॉक्सी एथॉक्सी है ना। तो मेथॉक्सी एथॉक्सी जो एग्जिस्ट करेगा वो सोडियम के रेफरेंस में करेगा या पोटेशियम के रेफरेंस में करेगा, मेटल के साथ रहेगा। तो अगर हम इसका रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड से करा देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज करिए CH3Cl है और इसका रिएक्शन हम इससे करा देते हैं NaOCH3। तो सिंपली देखो कभी कभी हमेशा मतलब जो रिएक्शंस होते हैं उसमें हम लोग एक कॉमन सेंस यूज करते हैं। कॉमन सेंस यूज ये करते हैं कि कोई भी ऐसा रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मेटल है और नॉन मेटल है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो कोशिश ध्यान अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो कोशिश करो कि जो मेटल है और नॉन मेटल दोनों को एक साथ ले लो। मेटल और नॉन मेटल को एक साथ ले लो, तो जैसे ये Cl है यहाँ पे Na है, ये दोनों को एक साथ ले लो। जब दोनों को एक साथ ले लो बाकी जो बचता है एक साथ जोड़ दो, तो यहाँ क्या बन जाएगा NaCl प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3OCH3 ये बन जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग ईथर। ये हमारा क्या है ईथर, जिसे सिंपली बोलेंगे हम क्या डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि यहाँ पे जैसे CH3Cl ले लो, यहाँ पे हम ले लेते हैं ये NaOC2H5 ये ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NaCl निकल जाएगा, तो NaCl निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3OC2H5 ये बन जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर है ना, एथिल मेथिल ईथर जो है ये भी ईथर है, तो हम लोग अल्फाबेटिकल यूज करते हैं, तो यहाँ पे एथिल मेथिल ईथर हमारा हो जाएगा इथाइल मेथाइल ईथर। या इसको जो है जल्दी आईपीएससी में फॉलो करोगे तो मेथॉक्सी एथेन है ना, मेथॉक्सी एथेन, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन होगा 2 कार्बन का, तो ये ऑक्सी में हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉमेनक्लेचर आप जो है देख लीजिएगा, अदरवाइज एक दिन हम जो है नॉमेनक्लेचर का वीडियो अपलोड करेंगे तो वहां से भी आप समय समय पे देख सकते हैं। तो फिलहाल ये है आपका, तो ये इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। और ये जो रिएक्शंस होता है जनरली होता क्या है कि ये जो विलियमसन सिंथेसिस है, विलियमसन सिंथेसिस, इसको ये माना जाता है कि दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर ईथर फॉर्मेशन। ईथर फॉर्मेशन के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड है। क्यों मेथड है? क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल क्या बन रहा है NaCl, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट बहुत कम बन रहा है, NaCl बन रहा है, और जो साल्ट के रूप में साल्ट के फॉर्म में नीचे सेटल हो जाता है, साल्ट के फॉर्म में नीचे सेटल, क्योंकि ये ईथर में इनसॉल्युबल है, ये ईथर में इनसॉल्युबल है, तो क्या करेगा नीचे सेटल हो जाएगा, हमारा प्योर ईथर मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो विलियमसन सिंथेसिस होता है इससे हम लोग जो है प्योर ईथर फॉर्म करते हैं, प्योर ईथर फॉर्म करते हैं। इसीलिए हम ये कहा जाता है कि दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द ईथर। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन आता है कि विच मेथड आर यूजफुल फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ द ईथर, तो ये हमारा विलियमसन सिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस में सिंपली एल्किल हैलाइड को हम लोग जो है एल्कोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, एल्कोक्सी से हमारा एक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद अगर मान लीजिए सपोज करिए हम करा देते हैं सिल्वर ऑक्साइड से, एल्किल हैलाइड का सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन करा दीजिए विथ Ag2O, Ag2O से क्या अगर देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा AgO यही होता। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3Br ले लेते हैं प्लस यहाँ पे हम Ag2O ले लेते हैं, Ag2O, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स का होता है, सिंपली बन जाता है आपका CH3O बन जाता है, और यहाँ पे हमारा AgBr बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स से बन जाएगा, हमारा बन जाएगा, सिंपली हमारा सिल्वर ब्रोमाइड बनता है, ईथर बन जाता है। क्यों बनता है? अगर इसको हम ऐसे देखने, सपोज करिए इसको हम इस तरह से ना देख के ऐसे देख लें, CH3Br है, इसका हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिया है प्लस AgOAg यही लिया था, यहाँ बताते Ag2O का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हमने दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं BrCH3, तो क्या होगा यहाँ से AgBr निकल गया, यहाँ से AgBr निकल गया,
अब देखो CH3O CH3, तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3O CH3 और आपका 2AgBr सबसे आपका 2AgBr निकल गया, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो एक सिल्वर ऑक्साइड से भी रिएक्शन करा के हम एल्किल हैलाइड का हम जो है एल्किल हैलाइड अगर सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ईथर बनेगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ ईथर भी हो गया। जब आप ईथर बढ़ेंगे तो वहां पे फिर से रिएक्शन रिपीट होगा। तो कहीं ना कहीं अगर एल्किल हैलाइड का हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन ऑफ ईथर भी है। ठीक है, तो ये सब रिएक्शन जो है अगेन आप जब ईथर पढ़ेंगे तो वो सब आएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारा अगर मान लीजिए साइनाइड से रिएक्शन करा दीजिए, साइनाइड से, साइनाइड ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। साइनाइड से रिएक्शन कराइए विथ साइनाइड। तो अगर विथ साइनाइड से रिएक्शन करा करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3Cl है, इसका हम KCN से रिएक्शन कराते हैं, पोटेशियम साइनाइड। तो पोटेशियम साइनाइड CN KCN पोटेशियम साइनाइड। तो यहाँ से सिंपली रिएक्शन जब करता है तो यहाँ से हमारा KCl निकल जाता है और बन जाता है आपका CH3Cl। ये हमारा बनता है मिथाइल साइनाइड। क्या बन जाता है? मिथाइल साइनाइड, ये बनता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम यहाँ पे CH3Cl लेते हैं और यहाँ पे हम AgCN ले लें, AgCN। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है सिंपली हमारे माइंड में था कि नहीं KCl निकाल देंगे हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे भी AgCl निकलेगा, यहाँ पे भी AgCl निकलेगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे देखिए KCl निकल गया, यहाँ पे क्या होगा CH3NC बन जाता है और यहाँ पे AgCN तो निकलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, AgCN निकलेगा, बट प्रॉब्लम यह है कि C नहीं जुड़ेगा, इससे N जुड़ रहा है। अब ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद KCN इट फॉर्म साइनाइड। अब इफ एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद AgCN देन इट फॉर्म आइसोसाइनाइड। वाई? ये मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, आपको रिएक्शन दे देगा, प्रोडक्ट पूछ लेगा यहाँ से। अगर आपको सिंपल सीक्वेंस पता है तो आप इसको टिक मारेंगे, लेकिन एक्चुअल में होता है कि यहाँ रिवर्स होता है। अब रिवर्स होता है तो हमको ये सोचना है कि क्यों है, ये रीजन पूछता है। तो रीजन कैसे पूछेगा? जैसे देखिए अगर हम KCN और AgCN की बात करें, KCN और AgCN, तो KCN और AgCN की बात करें तो ये हमारा आयनिक होता है। आयनिक का मतलब ये प्लस माइनस में ब्रेक करेगा। अगर KCN की बात करें तो ये हमारा K प्लस और CN माइनस में, तो ये माइनस जो होता है वो C पे होता है, K प्लस CN माइनस में आएगा। तो K प्लस CN माइनस में आएगा तो यहाँ पे देखो CH3 है, Cl है, और यहाँ पर K प्लस करा रहे हो, CN माइनस करा रहे हो, और C माइनस कार्बन पे माइनस है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेगा, अगर इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, तो ये प्लस और माइनस एक साथ चला जाएगा और ये प्लस माइनस एक साथ चला जाएगा, आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। ये हमारा आयनिक है। आयनिक है तो K प्लस C माइनस, तो C पे माइनस आ रहा है तो ये C सिंपली इस पे अटैक करेगा तो हमारा साइनाइड बनेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि ये जो AgCN है एक कोवैलेंट कंपाउंड है, ये हमारा आयनिक है, ये आयनिक है। तो आयनिक का मतलब प्लस माइनस में टूट जाएगा, ये हमारा कोवैलेंट है। कोवैलेंट है इसका मतलब है कि ये हमारा ब्रेक नहीं करेगा प्लस माइनस में, और जब प्लस माइनस में ब्रेक नहीं करेगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, AgC ट्रिपल बॉन्ड N। ये है, ये प्लस माइनस में नहीं ब्रेक करेगा। तो जब प्लस माइनस में नहीं ब्रेक करेगा तो कार्बन पे माइनस नहीं आने वाला है भाई। जब ये प्लस में टूटेगा तभी तो इस पर माइनस आएगा। तो जब ये प्लस में है ही नहीं तो इस पर माइनस कहां से आएगा, और जब माइनस है नहीं तो कार्बन जुड़ेगा नहीं। अब प्रॉब्लम आएगी कि अटैक कैसे करेगा ये। तो अटैक करने के लिए यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो होता क्या है, यहाँ ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अटैक करता है CH3 पे। AgCl तो निकल गया ठीक है, लेकिन कार्बन पे नाइट्रोजन माइनस तो है नहीं, क्योंकि कोवैलेंट कैरेक्टर है। कोवैलेंट हमारा कभी टूटता नहीं, प्लस माइनस में टूटता नहीं है ना, ये बॉन्ड के थ्रू रहता है। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है ये लोन पेयर इस पर अटैक करता है। तो जब N का लोन पेयर अटैक करेगा तो N ना जुड़ेगा, इसका मतलब NC बन गया, और यहाँ पे हमारा AgBr बनता है। तो पहली कंडीशन क्या है कि पहला रीजन तो ये बता सकते हो कि AgCN जो हमारा होता है वो कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन नाइट्रोजन हैव लोन पेयर इट्स अटैक ऑन द पर्टिकुलर कार्बन एटम।
ठीक है। दूसरा ये हमारा केस है। अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि KCN इज आयनिक कंपाउंड इज बैक इन K प्लस Cn माइनस the minus charge of C attack on the CH3 that thus it forms CH3Cn। ठीक है, या सिंपली नहीं इतना लिखना है तो सिंपली लिख दो एक स्टेटमेंट कि KCN is the ionic compounds and AgCN is the covalent compound, so AgCN in AgCN it form isocyanide, that's all। ये हो गया आपका। ठीक है, दूसरा केस ये भी बता सकते हो, कि इन दिस केस K एंड सिल्वर, अगर हम पोटेशियम और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की जो साइज होती है पोटेशियम के रेफरेंस में बड़ी होती है। जब सिल्वर की साइज बड़ी है, पोटेशियम की साइज छोटी है, तो क्या करेगा, ये जो CH3 होगा इजीली C पे अटैक कर सकता है क्योंकि ये बहुत छोटा है, K छोटा है तो CH3 के लिए स्पेस मिलेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा। लेकिन जो सिल्वर है वो बहुत बड़ा है, इसकी साइज बहुत बड़ी होने के कारण अब ये CH3 C पे नहीं जा पाएगा क्योंकि हिंड्रेंस लगेगा। ये बड़ा ग्रुप आ गया, आया तो इसको जाने ही नहीं देगा कार्बन के पास, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे न जाके वो सीधे नाइट्रोजन के पास जाएगा। तो एक तो केस ये है कि आप आयनिक और कोवेलेंट बता दो, दूसरा केस ये है कि इन KCN पोटेशियम हैव स्मॉल साइज सो कार्बन इजीली अटैच ऑन द पर्टिकुलर CH3 ग्रुप। In this AgCN, Ag have higher larger size, so carbon does not attack on the CH3, so lone pair of nitrogen attack on the this form isocyanide। ये है हमारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, आपके बोर्ड में तो आता ही आता है। ठीक है, ये ओके। इसी तरह से अगर हम नाइट्राइट से रिएक्शन करा देंगे, पोटेशियम नाइट्राइट और सिल्वर नाइट्राइट, सेम रीजन है, सेम कंडीशन है। नाइट्राइट, यहाँ पे नाइट्राइट रिएक्शन विथ नाइट्राइट। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे जो CH3Cl हम ले लेते हैं, CH3Cl प्लस यहाँ पे KNO2, यहाँ पे KNO2 ले लो, तो KNO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है KONO, ये होता है। इसको अगर इसको देखा जाए तो K प्लस ON ना, इसको तो देखोगे, इसको ये आयनिक है हमारा, यहाँ पे देख लो बता दे रहे हैं, जैसे KNO2 को हम ऐसे लिखते हैं K प्लस O माइनस N डबल बॉन्ड O। क्यों? क्योंकि ये आयनिक है। क्यों है? आयनिक है। दूसरा अगर हम AgNO2 ले लो, AgNO2 को लिखेंगे तो हम लिखेंगे इस तरह से AgON डबल बॉन्ड O, ये लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये हमारा कोवेलेंट है, कोवेलेंट। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे K प्लस O माइनस है, तो यहाँ पे K प्लस O माइनस है, तो O माइनस क्या करेगा, O माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और Cl हमारा किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3ONO, ये बनेगा ना। इसको सिंपली हम लिखते हैं CH3ONO। तो ये हमारा हो गया मिथाइल नाइट्राइट। लेकिन अगर हम AgNO2 से रिएक्शन करा दें, CH3Cl प्लस AgON डबल बॉन्ड O, अब ये अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ये प्लस माइनस में नहीं है, तो क्या करेगा, ये सिल्वर डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा है तो ऑक्सीजन का स्पेस है नहीं, तो ये इस पर नहीं अटैक करेगा, इसका लोन पेयर अटैक करेगा। जब लोन पेयर अटैक करेगा तो देखो क्या बन जाएगा तुम्हारा, CH3NO2 प्लस ये बन जाएगा AgCl। इसे हम बोलते हैं नाइट्रोमेथेन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोमेथेन, ये बनता है। तो यहां पे भी दोनों चीजें होती है, यहाँ पे ONO जुड़ता है KNO2 के रेफरेंस में, AgNO2 के रेफरेंस में NO2 जुड़ता है, मतलब नाइट्रोजन डायरेक्ट जुड़ता है। दोनों में अंतर है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है कार्बन से, यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा है कार्बन से। तो ये भी पूछता है कि इफ in case of KNO2 it form a nitrite but in case of AgNO2 it form nitro, why? तो आपको यही रीजन देना है कि AgNO2 हमारा कोवेलेंट है, तो ये हमारा जो है ऑक्सीजन अटैक नहीं करेगा, सिंपली नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा। KNO2 हमारा आयनिक है, इसलिए ऑक्सीजन का जो माइनस है इजीली अटैक कर देगा। तो ये सीक्वेंस आपको जानना है, लिखना है। ठीक है, ओके। आई थिंक मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक, कोई बात, ठीक है। ये हमारा नाइट्रो का हो गया।
अब इसके बाद जो हमारा आता है अमोनिया से रिएक्शन करा लीजिए। अमोनिया से, ये हमारा जो है अमोनिया का जो है, अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं विथ अमोनिया, विथ अमोनिया। अमोनिया, अगर अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाफ मैन, हाफ मैन, हाफ मैन अमोनिएशन, अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस या अमोनिएशन ये बोल सकते हैं। अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस मतलब अमोनिया ब्रेक करेगा। अमोनोलिसिस, हाफ मैन अमोनोलिसिस। अगर अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, देखो करा दो। NH3 है प्लस, यहाँ पे हम CH3 ले लेते हैं, CH3Cl है ना, CH3Cl, या सिंपली CH3Cl को ना लेके हम RCl ले लेते हैं। RCl, RCl का मतलब है कि R एल्किल ग्रुप है, वो कोई भी रख सकते हो, CH3 रख सकते हो, C2H5 रख सकते हो ना, R की जगह हम जो भी ले लें। अगर CH3 भी ले सकते हैं, हाँ C2H5 भी ले सकते हैं, तो डिपेंड करेगा कि हम क्या ले रहे हैं। ठीक, हम R सिंपली एक ले रहे हैं। अब देखो ऐसे सोचो, अब इस रिएक्शन में आप माइंड में सोचो कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप जब सोचोगे तो आपको लगेगा कि यार सिंपल सी बात है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन सिंपली रिलीज कर जाएगा, मतलब क्या निकल जाएगा, HCl, HCl निकल जाएगा। तो यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से हाइड्रोजन, तो जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ NH2 हो गया, यहाँ NH2 हो गया, और ये Cl यहाँ से निकलेगा तो R यहाँ जुड़ जाएगा, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, RNH2। कोई प्रॉब्लम? देखो इसको ऐसे कर दो, अगर ऐसे लिखना है तो NH2H कर दो प्लस Cl R कर दो, HCl निकाल दो, RNH2 हो गया, RNH2 हो गया, HCl निकल गया, तो RNH2 हमारा ये हो गया। ठीक, अभी देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था, 3 हाइड्रोजन था, तो 1 हाइड्रोजन निकाल दिया ये, लेकिन अभी भी देखो 2 हाइड्रोजन बचा है। तो 2 हाइड्रोजन बचा है, तो अगर मान लो सोल्यूशन ले रहे हैं तो सोल्यूशन में तो ऐसा है नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल होगा, वो तो सोल्यूशन में ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना। तो जब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो फर्दर अभी भी 2 हाइड्रोजन है, तो इस पर दूसरा भी मॉलिक्यूल अटैक करेगा। जब दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करेगा तो देखो क्या हो जाएगा, RCl, अगेन एक H, एक Cl निकल जाएगा, तो अगेन ये HCl निकल गया। अब क्या करेगा, R यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RNHR। अभी भी देखो एक हाइड्रोजन है, तो अभी भी एक हाइड्रोजन है, तो अगेन जो है RCl अटैक करेगा, एक Cl यहाँ से H, ये Cl निकल जाएगा, AR ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा, RNRR, ये हो जाएगा। फिर क्या होगा, देखो अभी भी इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो RCl है, तो देखो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, प्लस को क्या चाहिए, माइनस, तो ये क्या करेगा, प्लस यहाँ पे अटैक कर देगा। तो जब यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, RNR, यहाँ पे R, नाइट्रोजन पे क्या जरा प्लस, और इस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लोरीन यहाँ Cl पॉइंट क्या है। तो देखो यहाँ पे इस NH2 को हम क्या बोलते हैं, एमीन, NH2 को हम बोलते हैं एमीन। तो यहाँ पे R है, तो हमारा सिंपली इस नाइट्रोजन से केवल और केवल एक कार्बन अटैच्ड है, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी एमीन। यहाँ पे देखो इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़ गए, 2, ये सेकेंडरी हो गया। इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन, 3, तो ये हमारा टर्शियरी हो गया। और ये देखो यहाँ इस नाइट्रोजन से 4 कार्बन जुड़ गया, तो इसे हम बोलते हैं क्वार्टरनरी साल्ट। क्या बोलते हैं, क्वार्टरनरी साल्ट। साल्ट इसलिए बोलते हैं कि कोई भी कंपाउंड अगर प्लस माइनस के फॉर्म में रहता है तो उसे साल्ट बोलते हैं, और चूंकि एक इस नाइट्रोजन से 4 कार्बन जुड़े हैं इसलिए हम क्वार्टरनरी साल्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर जैसे इसको एक हम जो है CH3 के फॉर्मूले के रिएक्शन करा देते हैं, जैसे CH3 के फॉर्मूले रिएक्शन कराओ, देखो जैसे यहाँ पे CH3 ले लेते हैं Cl, इसका हम NH2 से रिएक्शन, NH3 से रिएक्शन करा दो, NH2 ये ले लेते हैं, तो ये Cl निकल जाएगा, यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3NH2। अब देखो इस नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री हो गया। अभी भी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो फर्दर दूसरा CH3NH2 रिएक्शन करेगा, CH3Cl, तो CH3Cl अटैक करेगा, तो Cl और HCl निकल जाएगा, और यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, CH3NH अब देखो अभी ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से, 2 कार्बन से, तो हमारा सेकेंडरी हो गया। अब सेकेंडरी हो गया, अभी भी देखो एक हाइड्रोजन है, तो फर्दर क्या करेगा, यहाँ पे CH3Cl अटैक करेगा, अगेन Cl एक हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, और ये CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, तो CH3 अब देखो इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन, तो हमारा 3 डिग्री हो गया। ठीक है, 3 डिग्री एमीन,
प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। लेकिन अभी भी इसके पास लोन पेयर है, जब लोन पेयर है तो यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, CH3 Cl है, तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस कहाँ जाएगा, माइनस पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे जाएगा CH3 N, यहाँ CH3, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ पे आपका CH3 हो गया, ये क्या हो गया, प्लस। अब यहाँ पे देखो Cl माइनस, ये हमारा क्वार्टरनरी सॉल्ट आ गया ये। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस को देखो, अमोनिया से शुरू किया था, क्या ये अमोनिया है, नहीं है। लिसिस मतलब ब्रेक करना, अमोनिया खत्म हो गया, तो यहाँ पे अमोनिया से शुरू किया, ये बन गया। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं अमोनोलिसिस, मतलब बार बार अमोनिया रिएक्शन कर रहा है, और तब तक करेगा जब तक कि यहाँ से पूरा पूरा हाइड्रोजन निकल नहीं जाता। तो ये चीज माइंड में रखिएगा कि ये तब तक रिएक्शन करेगा जब तक कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है। तो इस पर्टिकुलर अमोनोलिसिस को हम बोलते हैं हाफमैन, है ना, हाफमैन अमोनोलिसिस, याद रखिएगा। तो एक क्या है, ये जब आप एमीन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एमीन, तो वहां पे रिएक्शन आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक खासियत है कि आप किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो किसी का वो प्रिपरेशन मेथड होगा, किसी का प्रिपरेशन मेथड पढ़ोगे तो किसी का केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। तो ये इसीलिए जो कहते हैं कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप समझ गए तो जो इतना ढेर सारे रिएक्शन दिखता है वो इतनी सी हो जाएगी, बहुत आसान होता है, बहुत ईजी है, बस इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। ओके, इसके बाद है सोडियम थायोसल्फाइड से रिएक्शन करा दो विथ सोडियम थायोल, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना, इसी तरह से सोडियम थायोल इसको बोल सकते हैं, इसको मर्कैप्टेंस बोलते हैं SH को। अब देखो, जैसे यहाँ पे सिंपली अगर हम ले लेते हैं, पहले NaOH से रिएक्शन करा दो आप, जैसे RCl लेते हो और यहाँ NaOH करा देते हो, तो क्या करते हो, सिंपली NaCl निकाल देते हो, बन जाता है ROH, यही करते हो ना। जैसे यहाँ पे हमारा CH3Cl ले लो और इसका NaOH से रिएक्शन करा दो, तो यहाँ पे मेटल है, नॉन मेटल है, ये NaCl निकल जाता है और हमारा क्या बन जाता है, CH3OH, ये बन जाता है। और देखो ये OH O है, ये सल्फर है, तो उसी ग्रुप का है, और ऑक्सीजन की जगह सिंपली हमने क्या कर दिया है, सल्फर कर दिया है, तो ऑक्सीजन की जगह सल्फर कर दिया है, तो उसी ग्रुप का है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम रिएक्शन होगा। यहाँ पे हमारा है CH3Cl प्लस NaSH कर दीजिए, तो सिंपली क्या बनेगा, NaCl निकल जाएगा, आपका बन जाएगा CH3CH। अब देखो ध्यान से, अगर CH3OH है तो क्या है, एल्कोहल, क्या है, एल्कोहल, इसे हम क्या बोलेंगे, मेथेनॉल, मेथेनॉल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन की जगह सल्फर हो गया, तो इसे हम बोलते हैं क्या, थायोल, क्या बोलते हैं, थायोल। यहाँ पे एल्कोहल है, यहाँ थायोल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथाइल थायोल, मेथिल थायोल, है ना। इसको अगर टर्म दोगे तो मिथाइल थायोल, ये हो जाएगा, ठीक है, डन। तो इस तरह से लेते हैं। इसी तरह से जो है, अगर मान लो H की जगह R' ले लो, विलियमसन सिंथेसिस, R' H की जगह कोई R ग्रुप ले लो, जैसे यहाँ पे ले लो CH3 है, यहाँ Cl है, यहाँ पे प्लस NaS, यहाँ पे ले लेते हैं हम C2H5 ले लो, यहाँ पे जैसे C2H5, तो देखो क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो CH3 C2H5। देखो ध्यान से, विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग क्या देखे थे, इसी को देखे थे, विलियमसन सिंथेसिस। देखो हमने क्या देखा था, CH3Cl था प्लस सोडियम एल्कोक्साइड NaOC2H5, ये लिया था हमने, चेंज कहाँ किया है, केवल सल्फर की जगह, केवल सल्फर चेंज किया है, बाकी सब चीजें देखो एज यूजुअल है। तो हम लोग क्या करते थे, सिंपली ये निकाल देते थे और हमारा बन जाता था ईथर, CH3OC2H5, तो इसे हम बोलते थे ईथर। ये हमारा क्या हो जाएगा, थायो ईथर, ये क्या है, थायो ईथर। सल्फर आ गया तो थायो टर्म यूज हो जाता है, जैसे यहाँ पे एल्कोहल ऑल है, तो यहाँ थायोल, थायो है ना, थायो टर्म यूज हो गया। यहाँ पे इसी तरह से जो है, ये ईथर है तो ये थायो ईथर, ठीक है। तो इससे क्या लिखेंगे हम, एथिल मेथिल थायो ईथर, इथाइल मिथाइल थायो ईथर, ये हो जाएगा, ठीक है। कितना बकवास रिएक्शन है, ठीक, ये हो गया। ये इसके बाद जो है सोडियम सल्फाइड से भी रिएक्शन करा दीजिए, Na2S से Ag2S की तरह।
जैसे Ag2S Ag2O से रिएक्शन करा के उसी तरह से सोडियम सल्फाइड से रिएक्शन करा दीजिए विद Na2S से करा दीजिए। तो Na2S से रिएक्शन कराने का मतलब क्या है, जैसे हम लीजिए यहाँ पे CH3Cl ले लीजिए प्लस यहाँ पे NaS Na ले लीजिए प्लस Cl CH3 ले लीजिए। तो यहाँ से NaCl यहाँ से NaCl, प्रोडक्ट क्या बन गया CH3S CH3 CH3S CH3। कितना बकवास है, NaCl निकल गया NaCl निकल गया, आपका सिंपली बन गया थायोईथर, अगेन थायोईथर बन गया। तो कहने का मतलब देखो ये है ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस होते हैं बहुत इजी होते हैं। आप इसको मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये खासियत है कि अगर रिएक्शन समझ में आ गया तो इससे इजी कोई पेपर है ही नहीं, इससे इजी कोई टॉपिक है ही नहीं। लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो इससे बुरा कोई टॉपिक नहीं है। मतलब इतना ज्यादा रिएक्शंस हैं कि आप पगला जाएंगे याद करते करते। इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट पकड़िए, चीजों को समझिए, कैसे रिएक्शन हो रहा है, क्या हो सकता है, और एक बार ये समझ जाओगे ना तो ये बार बार रिपीट होता है और फाइनली आपको बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा जो है टोटल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन। तो इससे रिलेटेड जितनी भी पॉसिबिलिटी थी मैंने आपको बता दिया, और इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो अप्लाई करेंगे तो हैलोजेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज को पे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों का इस पे कुछ टॉपिक रह गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी रह गया है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी आरएस कॉन्फ़िगरेशन, तो उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी 2 वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे। तो अगर आप देख रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगला वीडियो इजीली आपके पास पहुंच जाए। लाइक सब्सक्राइब करते रहें और जो सजेशन है उसको कमेंट में भी लिखते रहें। ओके, थैंक यू।